जैसा कि आप सभी को पता है, हम रूटीन के अंदर इस किस्म के सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे बार के मेंबर्स को अवेयरनेस विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर मिलती रहे। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में श्री हरिओम वर्मा जी पहुंचे हैं, जो सेबी के ऑफिस से हैं और हमें जो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होते हैं उससे संबंधित हमें जानकारी देंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक चल रहा है, तो इन्वेस्टर के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके की चीजें डील होती हैं, तो मैं हिसार बार में पहुंचने पर श्री हरिओम वर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध है कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। आज का टॉपिक जो हमारे सेमिनार के की स्पीकर हैं उनको बुलाने से पहले मैं बार के प्रधान श्री विनय बिश्नोई जी से आग्रह करूंगा मंच पे आएं और हमें आए हुए मेहमान का स्वागत करें। श्री विनय कुमार बिश्नोई। आज के इस सेमिनार के मुख्य वक्ता हरिओम वर्मा जी, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी, रिस्पेक्टेड मेंबर। जैसे कि हमारे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि हम कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आज इस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के अंदर हमने एक इन्वेस्टर सेमिनार अवेयरनेस प्रोग्राम का हमने जो आयोजन किया है। इसके लिए अब सभी की डिमांड थी एडवोकेट्स की कि इन्वेस्टर के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगी, अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमने किस लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ चलना चाहिए। तो उसके लिए आज हमारे बीच में हरिओम वर्मा जी आए हैं, तो इनका मैं हमारी बार में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस मंच से विदा लूंगा। और आप सभी भी हैं कि हरिओम वर्मा जी की जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप सभी को इसमें लाभ मिलेगा। और हमें क्या क्या जो है अवेयरनेस के लिए इन्वेस्टिंग से पहले क्या क्या सोचना चाहिए या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उन सभी के एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हमारे बीच में बात करेंगे। तो एक बार फिर से इनका हमारी बार में पहुंचने में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री हरिओम वर्मा जी, वह मंच पर आए और हमारे बार के सदस्यों को जो आज के टॉपिक पे से रूबरू करवाएं और बताएं। थैंक यू। आइए प्लीज। जी, माननीय सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा इनका कि इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की अनुमति दी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। सोमवार को कल ही मैंने अर्जी दी थी और आज ये मंजूर भी हो गया। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं अगर पहला सवाल अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कौन कौन है जो शेयर्स मार्केट में पैसा लगाता है? ठीक है जी, बहुत अच्छा। अभी कम ही है हाथ, लेकिन इसको बढ़ाना है तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। और हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी सेबी जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मैं आप सभी से एक चीज़ और, अगर आपने कभी पैसे लगाए हैं या किसी ब्रोकर के ज़रिए लगाए, आपने कुछ भी किया, तो आपने कभी रजिस्ट्रेशन नंबर या ऐसी कोई चीज़ बहुत ही ज़रूरी चेक करी आपने कभी उस ब्रोकर की? या कभी भी कोई बता सकता है जिन्होंने हाथ उठाए थे, जिन्होंने भी उस ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर या कभी कोई चेक करा? गूगल पे चेक कर लेते हैं। आप कोई और बताएगा? ठीक है, तो आप ऑफिस से डील करते हैं। ये सबसे पुराना है, पर ये सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि आजकल अगर हम फ़ोन से डील करते हैं तो उसमें फ्रॉड फ़ोन के ज़रिए ज़्यादा होते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मोडस ऑपरेंडाई, जब हम लोग कोर्ट में भी आप लोग इस्तेमाल करते होंगे इस शब्द का, मोडस ऑपरेंडाई जो होता है इन फ्रॉडस्टर्स का, वो यही होता है कि वो फ़ोन के ज़रिए आपको लिंक भेजेंगे या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करवा देंगे, या आप इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है जो आजकल की जनरेशन चलाती है, उसके ज़रिए वो कोई भी लिंक देंगे, ऐड करेंगे, टिप्स दिया करेंगे आपको कि ये शेयर्स खरीदना है या इसमें इन्वेस्ट करना है। इन सब चीज़ों की जो टिप्स मिलेगी, उससे आपको पहले लगने लगेगा कि प्राइमा फेसाई कि हम लोग अगर पैसे लगा देंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा उससे आएगा। लेकिन अगर हम तरीके को जाने उनके, कि ये उनका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम किसी भी चीज़ में एक बार घुस जाएं और अगर पैसे लगा दिए जाएं, तो उसके बाद में रियलाइज़ करने में या उस चीज़ को हम लोग रिटर्न को एसरटेन करने में हमें ही प्रॉब्लम आएगी बाद में। उसका कारण ये कि
मोबाइल एप्लीकेशंस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अगर मैं फ़र्ज़ करिए कि कोई भी एप्लीकेशन है मोबाइल में, उसकी क्लोन एप्लीकेशन सारी जगह बहुत आसानी से अवेलेबल है, जो आपको लिंक के ज़रिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो आपने अगर वो डाउनलोड करी, उसमें अकाउंट, वो हूबहू वैसी ही लगेगी जैसी नॉर्मल एप्लीकेशंस होती हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि आपको संदेह हो जाए कि नहीं ये फ्रॉड चल रहा है या कुछ, हूबहू वैसी ही लगेगी। ये हो गई समस्या। अब इसका समाधान है कि हम जिस भी ब्रोकर की या जिस भी हम कंपनी की वो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, हम उसको चेक कर सकते हैं उसकी कंपनी की साइट पर जाकर, और उस एप्लीकेशन को ही, कंसर्न्ड एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करें। क्योंकि अगर हम अनसॉलिसिटेड कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास रिकोर्स इस चीज़ का कहीं भी नहीं होगा। बजाय कि हम कोर्ट्स में आए, हम लोग पुलिस के पास जाएं एफआईआर करवाने, या कोर्ट्स में आके हम लोग, जैसे आप लोगों के पास, किसी के पास कभी ना कभी कोई ज़रूर आया होगा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ और ये ऑनलाइन फ्रॉड था। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में ये सब चीज़ें आजकल चल रही हैं। अब इन चीज़ का मेजर जो कारण है वो ये कि क्योंकि इन्वेस्टर्स बेस बढ़ रहा है लोगों का, 2020 के बाद जब से कोरोना आया उसके बाद से सबको पता चला कि नहीं, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना चाहिए। ये सेबी की रिपोर्ट है कि 2020 के बाद से इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स बेस बढ़ा है जितना 2020 से पहले बिल्कुल भी नहीं था। यानी 15-16% बढ़ गया इन्वेस्टर्स का बेस, और ज़्यादातर लोग सब नए हैं। तो नए होने की वजह से क्या, इन लोगों को, सबको, नए लोगों को, हम लोगों को भी इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पैसे निकालने का कोई ज़रिया मिले, तो हम लोग उनके लिए एक आइडियल टारगेट हैं। और हम ही ज़्यादातर फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि फिज़िकली वो करते हैं, अप्रोच करते हैं उसको, ऑफ़िस को। तो ये तरीका पुराना है पर ये सबसे सेफ़ेस्ट है। अब मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम सब जगह चल रहा है। तो पर हाँ, अगर सेफ़ेस्ट किसी चीज़ को देखा जाए तो वो ये हो सकता है कि ऑफ़िस के ज़रिए आप अप्रोच करें किसी को। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप में से कभी किसी ने कोई कंप्लेंट फ़ाइल करी हो किसी भी मैटर में सेबी के पास, तो उसके लिए भी आप लोगों, अब जैसे हम लोगों का जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड, उसका मेजर कारण ये है, हम लोग एडवोकेट्स को क्यों अप्रोच करते हैं, क्योंकि एडवोकेट्स पहली कड़ी होते हैं। किसी भी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से दुखी होगा, उसके साथ कोई फ्रॉड होगा, तो सबसे पहला उसके दिमाग में सवाल आएगा कि मैं किसी वकील के पास जाके कोई सलाह लूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना आवश्यक है कि इस चीज़ में क्या करना है। तो सेबी इस चीज़ में, सेबी का एक अलग से पोर्टल है, स्कोर्स बोलते हैं उसको, और स्कोर्स, SCORES, उस पे कंप्लेंट्स लॉज होती हैं। तो हरियाणा रीजन की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, वो सेबी, मतलब किसी भी रीजन की सारी कंप्लेंट्स हम स्कोर्स पे लॉज कर सकते हैं। उसके बाद उसका रिकोर्स टाइमली मैनर में प्रोवाइड करा जाएगा, जैसे भी होता है। पर कंप्लेंट कहाँ करनी है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया है या कुछ, कोई भी चीज़ हो गई है, या ब्रोकर ने कुछ गलती कर दी, एक तो हमें हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना है। किस तरीके से, कि सबसे पहले हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम लोग अगर पैसे लगाएंगे तो वो शेयर्स कितने दिन में आएंगे, या हमने अगर पैसे लगा दिए तो उसका हमें क्या प्रूफ क्या है उस दिन शाम को, कि हमें पता चले कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करे। तो इसका मैं अगर उदाहरण दूं तो हम लोगों को, अगर हमने दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन करी, तो शाम को इवनिंग आवर्स में हमारे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं कि हम किस चीज़ पे हमने ट्रेड किया, और केवल उसमें वो ही चीज़ होगी, वही ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड होंगी जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करी है दिन भर में। अगर हम लोगों ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उसमें नोट करी कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो हमने एग्जीक्यूट करी ही नहीं है, तो इसका मतलब वो एक अनऑथराइज्ड ट्रेड हुआ जो हमारे ब्रोकर ने हमारे बिहाफ पे, हमारे अकाउंट में हमसे बिना पूछे कर दिया। इसका भी रिकोर्स है कंप्लेंट्स लॉन्च करने का। और एक मेजर चीज़ ये है कि जब हम लोग इंटरनेट पे डील करते हैं, इंटरनेट की ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोगों का इंटरनेट का इशू आ सकता है, कनेक्टिविटी का, या जो एप्लीकेशन जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं बहुत मतलब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा ये बताते हुए, लेकिन ये मेरे को बताना बहुत आवश्यक है कि क्योंकि इंटरनेट पे करी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है
तो इसका रिकोर्स सेबी के पास या एनएसई के पास इसका रिकोर्स नहीं है। द पर्सन हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दिस, जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो सकता है या कोई सा भी कोई सिविल कोर्ट के जरिए आ सकता है, लेकिन उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पे जो ट्रेडिंग होती है उसकी क्लॉजेज हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग उसको देखते हैं, साइन कर देते हैं बिना पढ़े हुए, और साइन नहीं करेंगे तो उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अकाउंट नहीं खुलेगा, और अकाउंट अगर खुलेगा तो वो सिग्नेचर हम कर चुके होंगे एंड वी विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। और आप लोगों को तो सबको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होने का क्या अर्थ होता है। हम लोग उसका कोई रिकोर्स बाद में क्लेम नहीं कर सकते, जो कि कानूनन है, और सेबी इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारा मेजर पॉइंट ये भी होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो ये बताते हैं कि अगर आप इंटरनेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है उस जगह पे जहाँ पे आप हैं। दूसरी चीज़, जो आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किसी भी ब्रोकर की हो, कुछ भी हो, उस एप्लीकेशन में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से इंश्योर करिए कि उसमें उस वक्त जब आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, उसके बाद ही उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेज खराब चल रहा है और दूसरे पेज में जाके ऐसा लगेगा अचानक से कि नहीं, दूसरे पेज में ठीक चलेगा, इसमें खराब है। अगर प्रॉब्लम है तो रुक जाइए, ऑर्डर एग्जीक्यूट मत करिए, क्योंकि एज अ सेबी, एज अ एनएसई ऑफिशियल मैं बता सकता हूँ, लोगों के लाखों रुपए खराब हो जाते हैं केवल इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग पे, और बाद में उनको रिकोर्स भी नहीं मिलता, उनको कोर्ट में आना पड़ता है। और सेबी भी केवल ये कह देता है कि उनके पास जो क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, nobody can force them to compensate any person who has been affected by internet or technical glitches। ये एक बहुत मेजर पार्ट था जो मैं सबसे पहले मतलब बता देता था, अभी थोड़ा बीच में बताया, पर ये ज़्यादातर जगहों पे मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन यही करता हूँ, क्योंकि सभी नए लोग हम, और हमें आसान लगता है ये तरीका कि हम लोग फ़ोन के ज़रिए को इंटरनेट की ट्रेडिंग कर लें, इसलिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी चीज़, इसके और अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे एक तो स्कोर्स मैंने आपको बताया, दूसरा हम सभी लोगों ने एडीआर सुना होगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे मीडिएशन और कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन चलता है, तो इसको अडॉप्ट करा है सेबी ने, ओडीआर, इसको ओडीआर का नाम दिया सेबी ने, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें कंसिलिएशन होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आर्बिट्रेशन का, उसके बाद में कोई कोर्ट में आना चाहे तो आए। अब क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडी हम सब ने पढ़ा है, हमको पता है कि जब तक ऑल्टरनेट रेमेडी किसी समस्या में अगर अवेलेबल है, तो हमारा फर्ज ये है कि हम पहले उस ऑल्टरनेट रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लें, उसके बाद में कोर्ट में अप्रोच करें। तो ओडीआर जो है वो ऑल्टरनेट रेमेडी है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो कंसिलिएशन हो सकता है, वो आर्बिट्रेशन हो सकता है, उसके बाद में कोर्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं। अब कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के दौरान हम लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, या हम लोगों के लिए क्या उसमें ऐसा होता है कि जो स्कोर्स के पोर्टल पे नहीं है। स्कोर्स केवल देखिए एक ज़रिया है सेबी को इन्फॉर्म करने का कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है और ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी इस ब्रोकर के साथ। अब सेबी हमें डायरेक्ट करेगा, बीएसई को करेगा, एनएसई को करेगा, किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है उस ब्रोकर के अगेंस्ट एक्शन लेने को जो कंप्लेंट किसी ने लॉन्च करी और उसने प्रॉब्लम फेस करी। दूसरी चीज, ओडीआर पे क्या होता है, ओडीआर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कंसिलिएशन का फोरम है। कंसिलिएशन में कंसिलिएटर अपॉइंट होते हैं, कंसिलिएटर आपके और आपके जैसे या मेरे जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं। आप सभी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप सभी लॉ को जानते हैं, आपको प्रोसीजर्स पता है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोर्ट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसलिए कंसिलिएशन को जितने बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमारे जैसे प्रोफेशनल उसको हैंडल नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें ना तो लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेजेस का अंदाज़ा होता है, ना हमें प्रोसीजर्स का पता होता है, और ना हमें कानून का इतना ज्ञान होता है जितना कि आप सभी को है। नो डाउट टेक्निकल नॉलेज हमें बहुत अच्छी होगी, शेयर मार्केट ही हो सकता है आप उसमें लैग कर जाएं कहीं कहीं पे, लेकिन कंसिलिएशन की जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, आप लोग उसमें बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, कंसिलिएशन की बात चलता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का एस्केलेशन है, अगर कंसिलिएशन में रिजॉल्व नहीं हुआ तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं। आर्बिट्रेटर भी आपके हमारे जैसे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भी 10-12 साल काम कर गया और अगर रिटायरमेंट ले लूँ तो मैं भी एज ए टेक्निकल मेंबर आर्बिट्रेटर बन सकता हूँ।
लेकिन उसमें लॉयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक पैनल का फॉर्मेशन होता है, उसमें लॉयर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को। ओडीआर में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे समा हो गया, जुपिटस हो गया, ये कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, समा, जुपिटस, ये जितनी भी हैं ऐसी हैं, 4-5 हैं। और इनमें आप अगर अपने आप को कंसीलिएटर या आर्बिट्रेटर अगर पैनल करते हैं तो आपको भी केसेस मिलेंगे उसके। जैसे समा या इन सब में आपको अगर कोई केस मिल गया है और कोई डिस्प्यूट एस्केलेट होके आया है सेबी से, तो उसको आप लोग एज ए कंसीलिएटर या एज ए आर्बिट्रेटर उसको इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे जज होना कोर्ट में और कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग्स चलना एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है ये जुडिशरी का। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन उसका एक थोड़ा सा डिविएट होके पर आसान और जल्दी किसी चीज़ का रिकोर्स अगर मिल जाए तो वो है। ये 2-3 चीज़ें बहुत मेजर थी। इसके बाद में अब मैं आपसे किसी से ये पूछूं अगर कि आप में से कौन-कौन इस वक्त ट्रेडिंग करता है, कौन-कौन इस वक्त एक्टिव है, जो अभी यानी आज कल में जो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आया हो, तो आपने वो कैसे किया था सर? मोबाइल एप्लीकेशन से किया था? क्या ले रखा? हाँ हाँ। तो आपने फ़ोन करके ऑर्डर एग्जीक्यूट करा या मोबाइल से करा? मोबाइल से एग्जीक्यूट करा। और मोबाइल से एग्जीक्यूट करते टाइम वो हो गया ऑर्डर एग्जीक्यूट? हो गया था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट आपका? ठीक है। अगर ये नहीं हुआ सर, मैं चाहता नहीं कि ये ऐसा हो, पर अगर ये किसी दिन नहीं हुआ तो मैंने अभी जो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग की जो बात मैंने आपको बताई थी वो इस केस में लागू हो जाएगी और फिर हमें रिकोर्स उसका कोर्ट में ही आके लेना पड़ेगा, क्योंकि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एक और सिद्धांत है लॉ का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। उसमें भी हम जो डैमेजेस बहुत रिमोट हो उसको कोर्ट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो डैमेज होगा जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होगा, इसको नोशनल लॉस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उसकी वजह से इसका रिकोर्स से भी नहीं प्रोवाइड करा जा सकता। ये 2-3 चीज़ें बहुत दुखदाई हैं, इसलिए मैं सभी को बताता हूँ हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ही मेन है और सबसे ज़्यादा। हाँ वो सेफ है, वो सेफ है, लेकिन उसमें, हाँ वो सेफ है, लेकिन उसमें अगर प्रॉब्लम अगर आपको, पर आप अगर फ़ोन से उनको फ़ोन करके कहेंगे कि ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, तो उसके लिए एक अलग से कानून है जिसमें उनको कॉल रिकॉर्डिंग्स रखनी होंगी आपकी। कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं होंगी उनके पास तो उनके ऊपर अनऑथराइज्ड ट्रेड की पेनल्टी लगाएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज और सेबी उन पे पेनल्टीज लगाता है। तो वो हर एक चीज़ के लिए एक अलग से रिकोर्स है, एक अलग से लॉ है। हर चीज़ को जो जो आप कर रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है वो लॉ है, आपके पास ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर के लॉग्स आते हैं वो लॉ है, उसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड। पर जिस जिस चीज़ जो जो लूप होल है जो मैं चाहता था कि सबको पता लगे, वो ये है। अब साइबर फ्रॉड्स के लिए देखिए मेजर पॉइंट था कि साइबर फ्रॉड्स के लिए हम सभी को बताएं कि साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं। मैंने सबसे पहले मोडस ऑपरेंडी उनका बताया। अब उससे नुकसान ये कि क्लोन ऐप अगर किसी ने डाउनलोड करी और उसने क्लोन ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया और उसके पैसे उसने लगा दिए, अब व्हेन टाइम कम्स टू रियलाइज दैट प्रॉफिट, उसको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो उसकी पोजीशन 10,000 रुपये या 20,000 या 25,000 जितने भी रुपए में फ़ायदे में है, अब उसको रियलाइज़ कैसे करनी है? जब असली खेल शुरू होता है इनका फ्रॉडस्टर्स का, क्योंकि वो रियलाइज़ कर नहीं पाते, क्योंकि वो असली एप्लीकेशन थी ही नहीं, वो क्लोन एप्लीकेशन थी जिसके ज़रिए उन्होंने पैसे लगाए और अब जब रियलाइज़ करने का टाइम आया तो वो कर नहीं पा रहे। ये दूसरी स्टेप होता है इसका। फर्स्ट स्टेप था क्लोन एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप ये। थर्ड स्टेप ये हो गया इसका कि जब किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, अब वो पैसे गवा चुका अपने, उसके बाद अगर उसको रिकोर्स चाहिए तो सेबी पे वो कंप्लेंट कर सकता है, हम कंसर्न ब्रोकर से पूछ सकते हैं। हम अगर कोई पुलिस कंप्लेंट भी कर देता है तो पुलिस की क्वेरीज आती है कई बार एक्सचेंज को, एज अ लीगल डिपार्टमेंट मैं कई बार वो हैंडल करता हूँ पुलिस की क्वेरीज। तो हम लोगों के पास एक डेटाबेस होता है एक्सचेंज के पास, यूसीसी का, यूनिक क्लाइंट कोड। जैसे अभी आपने बताया कि क्लाइंट आईडी से आप करते हैं, तो वो क्लाइंट आईडी ही यूसीसी होता है। तो आपका जो अगर एक्सचेंज के डेटाबेस में मैंने आपकी क्लाइंट आईडी डाली तो आपकी सारी डिटेल्स, आप किस किस आपके ब्रोकर से आप जुड़े हुए हैं, वो सारा डेटाबेस हमारे पास होता है। तो इस प्रकार से एक्सचेंज कैसे पुलिस की हेल्प करता है, उस प्रोसेस में जब कोई फरियादी पुलिस के पास चला जाए, एफआईआर कराने में सफल हो जाए, पुलिस कर ले, उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो एक्सचेंज इस तरीके से हेल्प करता है पुलिस की। ये हो गई यूसीसी वाली चीज़ जो कि मेजर है।
यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें जनरल पैरालाइंस में भी पता होनी चाहिए कि ये एक एनफोर्स कर, ये नंबर जो है ये लॉ का एनफोर्समेंट है। कानून में लिखा है कि हर क्लाइंट को यूसीसी देना आवश्यक है। अगर नहीं है यूसीसी तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो जो एप्लीकेशन है वो क्लोन एप्लीकेशन है, अगर आपको यूसीसी मिला ही नहीं। यूसीसी मिल गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के पास उसका। ये कम से कम शांति हो जाएगी कि नहीं, जिसके पास आपने रजिस्ट्रेशन किया वो एक्चुअल में ब्रोकर है। इन चीज़ों को चेक कहाँ से करना है? आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू रेफर सेबी की वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट पे सारे हम, ये जो ब्रोकर्स होते हैं या डिपॉजिट, ये सब इंटरमीडियरीज होते हैं। तो सेबी की वेबसाइट पे सभी इंटरमीडियरीज का एक डेटाबेस है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या एक्चुअल में सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। वन थिंग इज फॉर श्योर, हर एंटिटी को, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो, चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे डिपॉजिटरी हो, कोई भी हो, उसको रजिस्ट्रेशन सेबी के साथ करवाना मैंडेटरी है। यस मैम। यस मैम। First step, if there is a person who is affected by such frauds, loan app and any other fraud, first thing he has to do is to file FIR with police. Next thing what he has to do, he may report it to SEBI, cyber police station, cyber police station. If that state has cyber cell or not, because there are some states who still are struggling in establishing a body called cyber crime cell. But Haryana has it, I guess. In state of Haryana, we have cyber cell. साइबर पुलिस स्टेशन है ही सर, तो बहुत अच्छी बात। तो हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ब्रोकर ने डिटेल नहीं दी उन्होंने। देखिए आपको ना कंप्लेंट फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है वो। देखिए पेनल्टी अगर उसने लगाई है तो वो उसको एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी। हाँ, हम्म, द- तो आपको किसी से फ़ोन पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप स्कोर्स पे अगर कंप्लेंट करते और सेबी के पास एक बार रजिस्टर हो जाती, उसको भी पता चलता, जो एंटिटी है आपकी, जो भी कोई ब्रोकर है, उसको पता चलता कि कंप्लेंट फाइल हो गई है। वो जवाब देते, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते, और अगर गलत होती वो पेनल्टी तो वो रिफंड भी करते। ऐसी कंप्लेंट्स बहुत सारी आती हैं जिसमें गलत पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं और उसके बाद वो रिफंड होता है। अगर आपका अभी का कब का है ये वाकया, कब का आपने बताया? तो अब तो खैर नहीं, क्योंकि लिमिटेशन होता है 1 साल का स्कोर्स पे। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर का है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं स्कोर्स पे। वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देंगे, और अगर प्रॉपरली अगर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है तो वो उसका रिफंड भी आपको देंगे। दिस इज फॉर श्योर, ये से भी इंश्योर करता है कि वो दें। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने पेनल्टीज बताई, इसके सबके अलग अलग होते हैं। अगर उनको उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया और वो एक्सप्लेनेशन इज गुड इन लॉ, अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लगा दी पेनल्टी के, आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम थी इसलिए पेनल्टी लगी। तो ये उन्होंने गलत करा है जी, क्योंकि ये बताना तो जरूरी है कि पेनल्टी किस चीज़ की लगी। और ये तो सूचना का अधिकार है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ इम्पोज की जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों हुई है वो, और इसका कारण जानना तो आपका अधिकार भी है, उनकी बताना उनकी जिम्मेदारी भी थी, और आपका अधिकार है। आप अगर अभी भी रिपोर्ट करेंगे तो वो बताएंगे। और रिपोर्ट करने का जरिया मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा दिया, ये स्कोर्स है। ये सेबी की वेबसाइट है, और सरकारी है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है।
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आती है। ऑटोनॉमस बॉडी है, क्वासी जुडिशियल। इसकी एक सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल भी है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो उस पर आप अगर लॉज करते तो आपको रिकोर्स ज़रूर मिलता। दूसरी बात, जो साइबर पुलिस स्टेशन की अभी मैम ने जो क्वेश्चन उठाया था, मैम फर्स्ट स्टेप इज टू रिपोर्ट टू साइबर पुलिस स्टेशन. Another thing, second step, what that person affected can do is report that incident to SEBI's market intelligence portal. SEBI has a market intelligence portal. उस पे होगा क्या कि जब SEBI की नॉलेज में ये आ जाएगा कि ऐसा कोई फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, जैसे आपने कई बार एडवाइजरीज देखी होंगी, पब्लिक एडवाइजरीज होती हैं, कभी कभी कोई कोई ब्रोकर डाल देते हैं, जैसे कभी कभी एक्सचेंज भी डालता है एडवाइजरीज को, और वो एडवाइजरी होती है टू जनरल पब्लिक, और वो एडवाइजरी ये कि इस ब्रोकर की जो एप्लीकेशन हैं, जो क्लोन एप्लीकेशन है, वो रिपोर्ट देखी गई है, तो पीपल मे नॉट फॉल प्रे टू दोज फ्रॉडस्टर्स. तो no ma'am, not at all, not at all. This is a sad part, but I must say scores cannot help in such frauds. Reason why scores cannot help is scores works on very basic thing. UCC होता है. अगर यूनिक क्लाइंट कोड आपके पास है तो स्कोर्स और एक्सचेंज कुछ कर सकते हैं. यूनिक क्लाइंट कोड अगर आपके पास है ही नहीं तो आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो किस एंटिटी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हम एक्शन लें? वी शुड हैव somebody to take action against. But if that entity does not exist, क्योंकि हमारे पास UCC नहीं है, मतलब this I'm not happy stating this thing, but this is the situation. कि scores cannot help. मार्केट इंटेलिजेंस में आप रिपोर्ट करेंगे तो सेबी एडवाइजरी जारी कर सकता है, एक्सचेंज को एक्सचेंज जारी कर सकता है, बट अगेन दैट एडवाइजरी कैन नॉट मेक दैट लॉस गुड टू समबडी हु हैज बीन अफेक्टेड बाय सच फ्रॉड्स. तो अगर फ्रॉड है तो उसको रिकोर्स यही लेना पड़ेगा, इसी सिस्टम में आना पड़ेगा, पुलिस के जरिए FIR करवाए, इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रायल एंड देन जजमेंट, जो भी चलेगा. तो ये सारी चीज़ें थी. अभी आपके अगर कोई सवाल हैं किसी भी जने के, तो आप प्लीज़ पूछिए. अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, किसी भी चीज़ का कोई समझ में नहीं आई, कभी कुछ पूछना हो, कुछ भी हो, किसी का सवाल नहीं है कोई? चलिए फिर मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ सेक्रेटरी साहब का कि इन्होंने मेरे को अलाउ करा. बहुत ही शॉर्ट नोटिस था. मैं एक्चुअल में थैंक करूँगा सेक्रेटरी साहब का और प्रेसिडेंट साहब का कि कल इन्होंने 10-15 मिनट में ये आके मिले और इन्होंने सारी बात सुनी और इन्होंने अलाउ भी कर दिया आज का प्रोग्राम. सो आई थैंक यू प्रेसिडेंट साहब एंड सेक्रेटरी साहब, एंड आई थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ बार हु वर प्रेजेंट हियर एंड फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस. थैंक यू सो मच. हमारे बीच में ओमनारायण वर्मा जी ने बड़े विस्तार से हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया. बहुत सी चीज़ें खासकर मेरे लिए तो बिल्कुल नई थी. जैसे इन्होंने बताया UCC यूनिक क्लाइंट कोड चेक करना मैंडेटरी है. जो सेबी का जो पोर्टल के बारे में भी जो इन्होंने बताया भी, SORES जो है वहाँ कंप्लेंट की जा सकती है, लिमिटेशन है 1 साल है. और इंटरनेट रिलेटेड इशू, फोन फ्रॉड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टा, फेसबुक, इनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग या मार्केट कर रहा है तो उसका कोई लीगल रिकोर्स नहीं है. इस चीज़ के बारे में भी हमें पता लगा, क्योंकि मोस्टली आज उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो हमें उसका जो सोर्स जानना, जो बेसिक सोर्स है वो कहाँ से पता लगे, तो सेबी की वेबसाइट से हमें पहले कंफर्म करना चाहिए कि भाई जिसके थ्रू हम कर रहे हैं ही इज ऑथराइज्ड और हैविंग द यूनिक क्लाइंट कोड विद दैट. उसी के बाद हम आगे बढ़ें. अगर उसके अलावा किसी सोर्स से हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ पुलिस का साइबर का ही रिकोर्स है, और उसमें भी बताया कि भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती हैं. सिर्फ एक वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही पुलिस हेल्प कर पाएगी, क्योंकि जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है दैट वाज द बाउंडिंग ऑन द बोथ ऑफ द पार्टी, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. तो हमें जो ये सारी चीज़ें बड़े विस्तार से हमारे आज के की स्पीकर ने हमें बताई, जो इन्वेस्टमेंट वीक में हम सबके लिए बड़ी कारगर रहेगी. और ये आज का जो सेमिनार है ये हमने पूरा रिकॉर्ड भी किया है, जिस भी वकील साथी को चाहिए तो उसको अवेलेबल हो जाएगा. इसी के साथ ही
मैं एक बार फिर से हमारे बीच में आए आज के हमारे की स्पीकर वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा, जो इतना विस्तार से हमें चीज़ों को बताया। और इसी के साथ ही आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।